हेलो दोस्तों, मैं सुभाष टाक एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने नए कंटेंट के साथ। आज से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा पूरी व्याख्या के साथ में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जुड़े रहे वन एवर क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करना। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, जिसमें एक लिंक होगा जो अपन अभी 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, इन क्वेश्चन का लिंक होगा, इसकी पीडीएफ होगी, वो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और एक ऐसा लिंक मिलेगा जहां आपको ऑनलाइन टेस्ट लगेगा, 40 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट है, वो आप कभी भी अपनी क्षमता का आंकलन करने के लिए दे सकते हैं। चलो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जैविक नियंत्रण हेतु परभक्षी कीट हैं। पहला ऑप्शन है क्राइसोपिड्स, दूसरा है ट्राइकोग्रामा, तीसरा है ट्राइकोडर्मा और चौथा है एनपीवी। देखो बच्चों, इसके अंदर 2 आपको कीट मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, एक तो क्राइसोपिड्स और दूसरा है ट्राइकोग्रामा। 2 कीट हैं, एक फफूंद है ट्राइकोडर्मा और एक वायरस है एनपीवी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएगा। इसका सही आंसर होगा क्राइसोपिड्स, क्योंकि परभक्षी का मतलब होता है ऐसा कीट जो किसी हानिकारक कीट का भक्षण करता हो, उसको मारता हो, वो होता है परभक्षी कीट। तो क्राइसोपिड्स एक प्रकार का परभक्षी कीट है, लाभदायक कीट है। दूसरा ट्राइकोग्रामा है, वो भी एक प्रकार का कीट है, लेकिन किस प्रकार का कीट है, परजीवी कीट है, तो उसका वो ऑप्शन सही नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ट्राइकोडर्मा, ये एक प्रकार का फफूंद है, लाभदायक फफूंद है, जो किसी दूसरे हानिकारक फफूंद को मारने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने एनपीवी, एक प्रकार का वायरस होता है जो हेलिकोवर्पा आर्मीजा फलितछेदक होती है, उसकी लार्वा से ये वायरस निकाला जाता है और इस वायरस का उपयोग हेलिकोवर्पा आर्मीजा को ही नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा पहला ऑप्शन क्राइसोपिड्स। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रजाति के केंचुए का प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट, केंचुए के द्वारा बनाई जाने वाली खाद को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, एपिजिक, एंडोजिक, डायोजिक और उपरोक्त सभी। ये जो ऊपर 3 ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों केंचुए की प्रजाति हैं। एपिजिक प्रकार के जो केंचुए की प्रजाति हैं, इसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी प्रजाति है जो 90% कृषि अपशिष्टों को खाती है और 10% मिट्टी को खाती है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एपिजिक प्रकार की जो प्रजाति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। बाकी जो इंडोजिक और डायोजिक होती है, ये दोनों प्रजाति हैं जो 90% लगभग मिट्टी खाती है और 10% कृषि अपशिष्ट खाती है, इसलिए इनका प्रयोग कभी भी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, एपिजिक। चलो आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, व्यवहारिक दृष्टि से किस विधि से सिंचाई निर्धारण सबसे सरल है। यानी कि किसान के द्वारा जो सिंचाई निर्धारण करने का टाइम होता है, समय होता है, वो किस विधि से इजी तरीके से सरल वे में किया जा सकता है, निर्धारण किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है, पत्तियों का तापमान मापकर, फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर। थर्ड ऑप्शन है, पत्तियों में जल विभव के आधार पर। फोर्थ ऑप्शन है, मृदा नमी मापकर। देखो बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर। इसमें किसी भी किसान को किसी भी प्रकार के कोई किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई किसान टेक्निकल किसान की आवश्यकता होती है। बस किसान को क्या पता होना चाहिए कि भाई कौन सी फसल के अंदर किस क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी है। जैसे मान लो कले फूट रहे हैं उस समय करनी है, पुष्पन अवस्था पे करनी है, या फिर गांठ बन रही है, अंकुरण हो रहा है उस समय करनी है। तो बस इतना सा पता होना चाहिए, इसलिए सबसे इजी मेथड है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, इनसे भी सिंचाई का निर्धारण किया जाता है, लेकिन इसमें एक कुशल किसान और बहुत सारे यंत्रों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर। चलो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, एडेपिक गुण किससे संबंधित है। एडेपिक गुण, इसका ऑप्शन है आपके सामने, वर्षा, मृदा, जलवायु और वन। इसका सही आंसर जाएगा मृदा। देखो बच्चों, अच्छे से याद कर लेना, इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है। जे 2015 के बायोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एडेपिक गुण किससे संबंधित है। एडेपिक गुण मृदा के अजैविक कारकों से संबंधित है, जो भौतिक और रासायनिक कारक होते हैं उनसे संबंधित है एडेपिक गुण, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर जाएगा बी, मृदा ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन के सामने, मक्का की 2 पंक्तियों के बीच उड़द की 2 पंक्तियों उगाना क्या कहलाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन, अभी जो रिसेंट में कृषि प्रयोगशाला का एग्जाम होता है, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में चलाता है और इसके ऊपर काफी विवाद भी होते हैं। इसका आपके सामने ऑप्शन है, सहचर फसलें। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएगा क्या आंसर होगा इसका। पट्टीदार फसलें, रक्षक फसलें, रिले फसलें में सही आंसर होगा इसका सहचर फसलें। सहचर फसलों का मतलब होता है 2 ऐसी फसलों को एक साथ में उगाने की जो उपज होती है वो एकल फसल की उपज के
बराबर होती है तो वो दोनों साहचरिक फसलें या कंपेनियन क्रॉप कहलाती हैं। जिससे मक्का और उड़द को साथ में उगाएंगे और अकेले उसी निश्चित क्षेत्रफल के अंदर मक्का को उगाएंगे तो दोनों की जो उपज का पैसा होगा वो अगर बराबर होता है तो इसको कंपेनियन साहचर फसलें बोलते हैं, मक्का और उड़द को। क्यों? इससे लाभ क्या किसान को दो फसल भी मिल जाएगी, दो फसलों का उत्पादन भी मिल जाएगा और उपज में भी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन है पट्टीदार फसलें। पट्टीदार फसलें पहाड़ों के पहाड़ी क्षेत्रों के वहां अपनाई जाती हैं ताकि ढलान ज्यादा होने पर पानी का जो जल का शरण होता है वो ज्यादा नहीं हो। पट्टीदार फसलें बड़ी बड़ी पट्टियां होती है, 2 से 3 फसलें खेत के अंदर उगा दी जाती हैं। सी ऑप्शन है रक्षक फसलें। किसी भी मुख्य फसल के चारों ओर ऐसी फसलों का जो मुख्य फसल की रक्षा करती हो उसको रक्षक फसलें बोलते हैं। चौथा ऑप्शन है रिले फसलें। रिले फसलों का मतलब होता है कि भाई पहली फसल की कटाई के 1 सप्ताह पहले आगे वाली फसल की बुआई या रोपाई कर देना रिले फसल कहलाती है या अविराम खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? देखो बच्चों, ऑप्शन है आपके सामने आत्मनिर्भर खेती, बहुविकल्पी खेती, उपार्जित कृषि और मानसून का जुआ। क्या जाएगा सही आंसर? देखो मानसून का जुआ इसका सही आंसर जाएगा। मानसून का जुआ, गैम्बल ऑफ मानसून। मानसून का जुआ क्यों कहते हैं भारतीय कृषि को मानसून का जुआ? क्योंकि किसान लगभग इंडिया के अंदर 58 यानी कि लगभग 58% खेती ऐसी की जाती है जो वर्षा पर आधारित होती है। तो किसान ने एक बार बारिश हुई, किसान ने खेत बो दिया, उसके बाद में किसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। अगर मानसून अच्छा आएगा, बारिश अच्छी होगी तो फसल काफी अच्छी होगी। और अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ, बारिश अच्छी नहीं हुई, बीच में 1-2 बारिश हुई, उसके बाद लास्ट में बारिश भी नहीं हुई, तो वो खेती किसी भी काम की नहीं है, उसमें किसान को लॉस होगा। तो ये एक प्रकार का जुआ है। खेत की बुआई के बाद में कुछ भी नहीं कह सकते कहां तक खेती जाएगी, अगर लाभ होगा या फिर हानि होगी, इसलिए इसको मानसून का जुआ कहा जाता है। चलो बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन दिख रहा है। परत सरण की बढ़ती अवस्था है। परत सरण एक प्रकार के जल सरण का अवस्था है। 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है जल सरण की। एक तो होती है बौछार सरण, परत सरण, ड्रिल सरण और अवनालिका सरण। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। परत सरण की बढ़ती अवस्था। बढ़ती अवस्था का मतलब क्या है? परत सरण के आगे वाली अवस्था कौन सी है? तो 4 अवस्थाओं के अंदर पहली बौछार, दूसरी परत और तीसरी आती है ड्रिल। तो परत की सबसे आगे वाली जो नेक्स्ट आती है अवस्था वो होती है ड्रिल सरण और उससे आगे वाली है अवनालिका। बच्चों इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन अभी जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था 2018 वाली वैकेंसी का 3 मार्च 2019 को जो पेपर हुआ था उसके अंदर एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था। उसमें ये पूछा था ड्रिल सरण की बढ़ती हुई अवस्था कौन सी है? तो अवनालिका सरण। लेकिन इसका सही आंसर जाएगा ड्रिल सरण। बच्चों मैं यहाँ आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसको आप कमेंट करके बताएगा। इसका मैं आंसर कल बताऊंगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो ये 4 अवस्थाएं बताइए जल सरण की, बौछार, परत, ड्रिल और अवनालिका। आप कमेंट करके बताइएगा इसमें से सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी है? जल सरण की जो किसान के लिए सबसे हानिकारक अवस्था होती है इसमें से वो कौन सी है जिसे किसान का कैंसर भी कहा जाता है? चलो बच्चों, आपके सामने 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से मृदा सरण की सस्य क्रिया है। मृदा सक्शन की सस्य क्रिया कौन सी है? मृदा सक्शन की 3 क्रियाएं होती है, सस्य क्रियाएं, जैविक क्रियाएं और यांत्रिक क्रियाएं। इसमें से आपको बताना है सस्य क्रिया कौन सी है। सेम ऐसा क्वेश्चन जेट के अंदर एक बार आ चुका है। तो इसके आपके सामने ऑप्शन है कंटूर टेरेस बनाना, दूसरा है कंटूर खाई बनाना, तीसरा ऑप्शन है समोच्च खेती करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बच्चों बताएगा इसका सही आंसर जाएगा क्या जाएगा? समोच्च खेती इसका सही आंसर है। जो ऊपर वाले 2 ऑप्शन है कंटूर टेरेस बनाना और कंटूर खाई बनाना, दोनों का दोनों यांत्रिक मेथड के अंदर आते हैं और सस्य क्रिया के अंदर आता है समोच्च खेती करना। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि समोच्च खेती कैसी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, जहां पर ढलान 2% से कम होती है वहां पर समोच्च खेती की जाती है। सस्य क्रियाओं का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने खेती के अंदर, बस किसान को अपना एक दिमाग लगाना है और जल सरण को रोकना है। जल की ढलान होती है उसको, जो जल का फ्लो होता है उसको कम करना है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन समोच्च खेती। चलो बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। भू परिष्करण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भू परिष्करण जानते हो बच्चों, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करना। जो क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी भू परिष्करण कहलाती हैं। इसका सही आपके सामने ऑप्शन है मृदा की भौतिक दशा सुधारना, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाना, मिट्टी में जैव अवशोषों को बढ़ाना, खेत में वायु संचार बढ़ाना। इसका सही आंसर क्या जाएगा? हालांकि इसके अंदर 4 के 4 ऑप्शन है, सभी ऑप्शन एक प्रकार से सही ऑप्शन माने जाते हैं। भू परिष्करण के अंदर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी में बढ़ोतरी होती है। वायु संचार अच्छा होता है, मृदा के अंदर जैव अवशेष भी बहुत अच्छे होते हैं और जल धारण क्षमता भी बहुत बढ़ती है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है
उसके अकॉर्डिंग इसका जो पहला आंसर है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, मृदा की भौतिक दशा सुधारना। क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मेंशन हो जाते हैं, सारी की सारी चीजें मृदा की भौतिक दशा ही होती हैं। चलो बच्चों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौंप में प्रति हेक्टर पोटास की मांग कितनी होती है, कितनी मात्रा प्रति हेक्टर सौंप के अंदर दी जाती है? ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक 2015 की जो वैकेंसी हुई थी बीकानेर वाले इंस्टीट्यूट में करवाया था, वहां का क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आपको कभी वाइवा में पूछ सकते हैं कहीं पे जाओ तो। ऑप्शन है आपके सामने 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर, 0 किलोग्राम प्रति हेक्टर और 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, 0 किलोग्राम प्रति हेक्टर। यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजन दी जाती है प्राथमिक पोषक तत्वों के तौर पे, फास्फोरस दी जाती है, लेकिन पोटास कभी भी नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? इसका रीजन होता है क्योंकि जो सौंप होती है इसके अंदर मिठास और एक प्रकार के जो फ्रेंकोलोमेनिथोन के कारण जो एल्कलॉइड्स होते हैं, एक स्वाद आता है, गंधयुक्त स्वाद आता है बहुत अच्छा, वो पोटास कम कर देता है। सौंप की मिठास होती है उसको कम कर देता है, इसलिए पोटास की मात्रा कभी भी प्रयोग नहीं की जाती सौंप की। थैंक यू सो मच।